किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को? तो 3 लेवल से हम लोग को स्टार्ट करना था। इन्होंने 3 लेवल्स हम लोग को बताए हैं हमारी कंपनी में, कॉर्पोरेट, डिविजनल और हमारा फंक्शनल लेवल। जैसे कल भी हमने आपको बताया था, कॉर्पोरेट लेवल का मतलब क्या होता है, हमारी कंपनी का जो सबसे टॉप लेवल होता है, सारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। डिविजनल लेवल है हमारा मिडिल लेवल। हम लोग ने पहले भी सुना होगा स्कूल टाइम पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, सुना है ना सबने? सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब? तो टॉप यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन अगर है तो मिडिल लेवल कोई लोग एंगेज ही नहीं करेंगे, सारा डिसीजन टॉप लेवल खुद लेगा। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो वो लोग मिडिल लेवल से पूछ सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल को वो लोग कभी भी कंसल्ट नहीं करते हैं। तो सारा वैसे तो प्लानिंग का काम चलता है यहाँ पे, और कुछ केसेस में हम इन दोनों को बुला सकते हैं। टॉप लेवल सारी प्लानिंग करता है, अगर वो लोग मिडिल लेवल से पूछते भी हैं तो एंड रिजल्ट या एंड डिसीजन किसका होता है, फिर भी टॉप लेवल का होता है। वो सबसे पूछ सकता है लेकिन वो लोग डिसाइड वही करेंगे जो उनका मन है। उसके बाद वो लोग मिडिल लेवल को ये सारा टास्क असाइन करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारे अंडर इतनों की टीम है, तो काम हमारी टीम ने करना है, टीम हमको रिपोर्ट करेगी और हम अपने टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। हमारी ड्यूटी क्या है कि केवल एक लीडरशिप देना। किसको लीडरशिप देना? लोअर लेवल को। लोअर लेवल का मतलब फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल मतलब सारा जो एग्जीक्यूशन का काम होगा वो सारा यहीं पे होगा। काम ये लोग करेंगे और ये लोग रिपोर्ट करेंगे अपने लीडर को। लीडर का मतलब हुआ कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो मैनेजर्स हैं, या फिर स्कूल्स या कॉलेजेस में लोग कहते हैं ना एचओडी वगैरह है, डीन वगैरह है, वो यहाँ पे हैं। वो लोग रिपोर्ट किसको करते हैं? अपने टॉप मैनेजमेंट को। तो टॉप मैनेजमेंट प्लान वगैरह करके बता देते हैं कि ये टास्क हमें अकम्प्लिश चाहिए, कैसे करना है, किससे करवाना है, ये तुम डिसाइड करो। मिडिल लेवल खुद कुछ भी काम नहीं करता। मिडिल लेवल का काम क्या होता है? आपसे इंस्ट्रक्शन लेना, लोअर लेवल को बताना, लोअर लेवल को मोटिवेट करना, उनको लीड करना, उनको डायरेक्ट करना और उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। क्योंकि अगर हमारी टीम जो है वो अगर अपना टारगेट अकम्प्लिश करेगी तभी हमारा टारगेट अकम्प्लिश होगा और हम ऊपर मैनेजमेंट को जवाब देंगे। तो सब लोग अपने अपने लेवल पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो कल भी हम लोग ने बताया। इट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, एवरीवेयर, इन द फुल हायरार्की, मतलब सारे लेवल्स में, सारे डिपार्टमेंट में, हर जगह है। टॉप लेवल को अपनी स्ट्रैटेजीज को मैनेज करना है, मिडिल को अपना और लोअर को अपना। तो हर जगह पे है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय टॉप। तो क्या काम करना है और कैसे, कल भी हम लोग ने पढ़ा था। पॉलिसी का मतलब क्या, व्हाट का आंसर वो देता है, और स्ट्रैटेजी का मतलब कहता है हाउ, किसका आंसर, क्या करें। तो स्ट्रैटेजी मतलब पहले जब तक हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो पॉलिसी परसीड्स स्ट्रैटेजी। पहले पॉलिसी होगी उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाएंगे। पहले पता तो हो कि हमारी डेस्टिनेशन कहाँ पे है, उसके बाद हम लोग वो रास्ता चुनेंगे कि वहां तक हमें पहुंचना कैसे है। तो पॉलिसी बनाता भी टॉप मैनेजमेंट है और वो काम कैसे करना है वो टॉप मैनेजमेंट बता देता है कि ऐसे करो, लेकिन वो करेगा नहीं, करवाना आपको है अपने मिडिल या लोअर लेवल के थ्रू। सच स्ट्रैटेजीज इंक्लूड द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन करना, सोचना, सारा थॉट प्रोसेस किसका? प्लान का। हमारी कंपनी का कुछ भी प्लान हो सकता है, ग्रो करना, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? मिलना, मर्ज हो जाना, डाइवर्सिफाई करना, टेक ओवर करना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, कुछ भी हो सकता है। हम लोग अपने आप को ग्रो करवाना चाहते हैं, ग्रो करने के लिए हमें मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंजिंग में जो कल्चर चेंज हो रहे हैं, जो फैशन चेंज हो रहा है, लोगों का लाइफस्टाइल रहने का चेंज हो रहा है, हम लोग को वो सारी चीजें चेंज करना है। तो वैसे ही जो भी हमारी कंपनी को डिमांड होगी कि हमें ग्रो करना चाहिए, हमें अपने प्राइसेस स्टेबल करने चाहिए, हमें और अच्छी क्वालिटी देनी चाहिए, वो सारे एक ही चीजों की वो लोग प्लानिंग करेंगे। तो दीज कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रैटेजीज नीड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय डिविजनल एंड फंक्शनल। तो टॉप लेवल ने क्या किया? स्ट्रैटेजी बना दी, वो काम नहीं करते। वो ये काम किसको बताता है? डिविजनल लेवल को। अब डिविजनल लेवल ये काम किसको बताता है? फंक्शनल लेवल को। काम एंड में हमारे फंक्शनल लेवल के लोग ही करते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, वॉल्यूम बढ़ानी है, घटानी है, क्वालिटी क्या करना है, प्राइस कैसे करना है। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं? हमारे मिडिल और लोअर लेवल मिलके। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? सोचना कि ये काम है, और रिएक्टिव का मतलब अगर हम केवल सोचते रहेंगे और अगर हम लोग उसको कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो भी क्या फायदा। तो सोचो भी और देखो भी कि वो रिएक्ट क्या करिए। अगर हमने सोचा है कि हम दिन में पहले 3 घंटे पढ़ते थे लेकिन हमारे केवल 60% आए, तो अब हम दिन में पढ़ेंगे 4.5 या फिर 5 घंटे। तो हमने अब उस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई कि 3 आवर की पढ़ाई करके हमने 60% रिजल्ट अटेन किया।
अब हमारा टारगेट है कम से कम 75%, उसके लिए हमने अपनी पढ़ाई को 1.5-2 घंटे बढ़ा दिया। तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि अब जो ये हमारा टाइम पहले फ्री था, या पहले हम जिम जाते थे, या पहले हम इतनी देर टीवी देखते थे, या इतनी देर ये करते थे, अब हम वो काम भी यूटिलाइज करेंगे किसमें, अपनी पढ़ाई में। तो हम लोग ने पहले पॉलिसी बनाई कि हमने पढ़ना है, क्योंकि हमने 60 से ग्रो करके 75-80 तक पहुंचना है। लेकिन कैसे, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, 3 घंटे की पढ़ाई काफी नहीं, हमें और पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमने सोच लिया। तो प्रोएक्टिव है कि मतलब अब हमने इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करा। लेकिन अगर इसका रिएक्शन सही नहीं होगा, 4.5-5 घंटे पढ़ के भी हमारा रिजल्ट 60 या 65% ही रहा, तो फायदा ही क्या हुआ हमारी इतनी पढ़ाई करने का। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसीलिए हम लोग बीच में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कंट्रोलिंग, क्योंकि हम लोग स्ट्रैटेजी वर्ड केवल यूज नहीं करें, स्ट्रैटेजी के साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मतलब हम लोग को अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटर भी करते रहना है, हम लोग को अपने आप को रिव्यू भी करते रहे। अब आप लोग आते हो, आप लोग क्लास में पंक्चुअल हो, आप लोग पढ़ते भी हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम कैसे मान लें कि सब आ रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तभी तो समझ में आता है ना कि बच्चे को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो क्यों बच्चे के मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है, आपको मॉनिटर करना। तो रिएक्टिव, कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन हमने जो सोचा था कि हमारा डिजायर्ड एंड ये होगा कि हमारे 75% तो आने ही चाहिए, लेकिन वो नहीं है, डेविएशन है। डेविएशन हमारा कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। एक होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि हमने सोचा था कि हमारे 75% आ जाएंगे, लेकिन हमारे परसेंट आए 80, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने सोचा था 75% आएंगे, लेकिन हमारा परसेंट रह गया 68। डेविएशन का मतलब क्या होता है, अपना रास्ता भटक देना। हम सीधा जा रहे थे, हम गलती से किसी गली में मुड़ गए, लेकिन जब हम उस गली में मुड़े तो हमारा घर जो 10 मिनट में आता था वो 7 मिनट में आ गया। तो पॉजिटिव डेविएशन है कि कुछ अलग हुआ लेकिन अच्छे के लिए। लेकिन हम दूसरी गली में मुड़ गए जहां पे हमें 10 मिनट की जगह लग गए 15 मिनट, तो वो एक नेगेटिव है कि नहीं, हमें इस रास्ते नहीं जाना, हमें दूसरे रास्ते ही जाना है। तो डेविएशन का मतलब क्या होता है कि अपने डिजायर्ड एंड तक पहुंचने के लिए जो आप रास्ता अपनाते हो, उससे आप थोड़ा हट गए, उससे आप थोड़ा डेविएट हो गए। अगर तो पॉजिटिव रिजल्ट आया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था एक्चुअल उससे अच्छा है, तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज आपकी चल रही है। लेकिन अगर जो आपने सोचा था उससे आपका थोड़ा कम रिजल्ट आया, मतलब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के बीच में थोड़ा नेगेटिव चीज थी, तो वो आपका जो स्ट्रैटेजी है वो सही नहीं है। तो स्ट्रैटेजी केवल थॉट प्रोसेस नहीं है, थॉट के पास क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्ट करना, मतलब उसके अकॉर्डिंग काम करो। लेकिन काम केवल करते मत चले जाओ, उसको टाइम टाइम पे चेक कर लो। कंपनी साल के एंड में ऑडिट नहीं करवाती है, बीच बीच में वो इंटरनल ऑडिट भी करती रहती है। अब आप लोग पढ़ के सीधा वहां पे मे में एग्जाम देने नहीं जाओगे, उसके बीच में आप अभी धीरे धीरे टेस्ट वगैरह दोगे कि जो गलती है वो अभी ही सामने आ जाए। तो स्ट्रैटेजी मतलब हमने उसके अकॉर्डिंग काम किया, और बीच बीच में हम चेक भी करते रहे कि जो हमने सोचा था उसके अकॉर्डिंग ही काम चल रहा है कि उससे कुछ अलग ही काम चल रहा है। तो कंपनी स्ट्रैटेजी इज टाइपिकली अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इम्प्रूव। तो हम लोग एक्शन लेते हैं, और कंपनी के लिए एक्शन हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस बढ़े, हमारी ग्रोथ हो, हम अपने सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर सके। तो हम लोग उसके लिए मेजर्स लेते हैं, और हम लोग रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक डायनेमिक एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में है। तो इंटरनल चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस हिट कर रही हैं। तो इसीलिए हमें रिएक्ट करते रहना है, हमें देखते रहना है। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क। कि डेविएशन अगर तो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डेविएशन हमारा नेगेटिव है तो अब कौन सा एक्सटर्नल कंपोनेंट चेंज हो गया कि अब हमें अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग को रिएक्ट करना है। इन अदर वर्ड्स, कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज टू कोप अप विद द अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, प्लान करते रहो, सोचते रहो कि क्या काम करना है, काम करो, लेकिन ये भी चेक करते रहो कि बीच बीच में अपने पे नजर भी रखो कि जो तुम काम कर रहे हो और जो तुमने अपना आउटपुट सेट किया हुआ है वहां तक आप इजीली पहुंच पाओगे। जितना सोचा उतना भी पहुंचोगे तो ठीक है, क्योंकि आपने तो अपना टारगेट ही सेट किया था 75%, लेकिन उससे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए, उतना या उससे ऊपर, तभी आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है। और अभी तक जो भी आपने अपने सारे लेवल्स में मैनेजमेंट का काम किया है वो सारे काम भी आपके अच्छे हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी के फीचर क्या है, कंपनी की एक्चुअल स्ट्रैटेजी तक पहुंचने के लिए हमें पहले क्या करना है, हम लोग को पहले करनी है प्लानिंग। प्लानिंग के लिए अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा, हम लोग करते हैं स्वॉट एनालिसिस, पढ़ा है किसी ने, स्ट्रेंथ वीकनेस, शायद इकोनॉमिक्स वगैरह में होगा, फाउंडेशन में, बीसी के वगैरह। तो हम लोग को ये करना है। अब आप लोगों ने भी अगर सीए
का कोर्स चुना होगा, तो आपने कुछ तो, ये हम लोग को भले ही ये वर्ड नहीं पता था लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा होगा ना हमारी स्ट्रेंथ क्या है। सीए में सबसे पहले क्या चीज आती है, अकाउंट्स। तो क्या हम अकाउंट्स कर सकते हैं। उसके बाद हमारी वीकनेस क्या है कि हम बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं कर सकते, लेकिन चलो थ्योरी के तो 2 ही सब्जेक्ट है, कर लेंगे। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि अगर हमने 4, 5, 6 साल में सीए कंप्लीट कर लिया तो हमारे पैकेज बहुत अच्छे होंगे, स्कोप हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन रुकावट क्या है कि पासिंग परसेंट बहुत कम चलता है। तो हम लोग को ये सारी चीजें मेजर करनी है। और लेकिन हमें पता है कि अगर स्ट्रैटेजी सही हुई, अगर हमारी प्लानिंग सही हुई और अगर हमने मेहनत करी तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन केवल सीए का कोर्स चूज करने से आप सीए नहीं बन जाओगे। स्ट्रैटेजी बना ली, सीए का कोर्स करना है, ऐसे जाना है कोचिंग, नहीं होगा। रुकावटें तो बहुत हैं, हम लोग उस रुकावटों को पार करना है। तो भले ही जब आपने ये कोर्स चुना होगा, यहाँ पे जब आपने 10th के बाद होता है ना साइंस लेनी कॉमर्स, आपको स्वॉट एनालिसिस वर्ड नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये स्वॉट एनालिसिस हमेशा करते हैं। जब आपका समर वेकेशन होगा तो हम लोग सोचते हैं ना कहीं घूम आए, तो हम लोग ने सोचा गोवा घूम आते हैं या हम लोग ने सोचा शिमला घूम आते हैं। तो भी हम लोग क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि गोवा जाने का बजट क्या है और शिमला जाने का बजट क्या है। शिमला तो हम लोग ट्रेन में या बस में या बाय रोड भी जा सकते हैं, लेकिन गोवा बहुत दूर है तो या तो ट्रेन या फिर फ्लाइट, तो मतलब वो महंगा है। तो क्या हमारा बजट अलाउ करता है। उसके बाद वीकनेस कि भाई हमें ठंड बहुत लगती है तो हम गोवा नहीं जा सकते, सॉरी शिमला नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे, फिर मम्मी कहेंगी मुश्किल से तो कपड़े रखे हैं सर्दियों वाले, फिर निकालें, फिर उसको धूप दिलवाएं, ये सब काम कौन करेगा। तो ये सब है। और हमें बीच से डर लगता है, भाई हम तो जाके बैठ ही जाते हैं, वाटर स्पोर्ट नहीं करना तो हम गोवा जाके क्या करेंगे। अपॉर्चुनिटीज कि वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं और लड़कियां कैसी कैसी रील बना सकती हैं। और गोवा में अपॉर्चुनिटीज है कि हम स्कूबा डाइविंग करके भैया अपनी रील अपलोड कर सकते हैं, तो वो है। लेकिन थ्रेट है, फिर से वही है, डर भी है कि डूब ना जाए। शिमला गए तो पहाड़ी हमारे ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि जो होता है हम ही लोग के साथ सबसे ज्यादा बुरा होता है ना। तो हम लोग हर चीज करते हैं, ऐसा होता है ना कुछ होगा तो हम ही को होगा, बाकी पूरी दुनिया बच जाएगी, हम ही मरेंगे आज। जैसे अभी बीच में वो हो रहा था, बहुत ज्यादा बारिश होती थी, तो हम घर आते आते 6:15 हो जाते हैं, 6:15 6:30 बज जाते हैं, तो हम निकलते थे, बारिश हो ही रही होती थी। तो रेनकोट मेरे हमेशा मेरी स्कूटी में रहता है, क्योंकि पता है बारिश हो ही रही है। तो उस दिन हमेशा में लगता था कि आज घर पहुंचेंगे नहीं। कभी कभी इतनी तेज बारिश हो रही होती थी कि पानी भरा रहता था, हमेशा हम चलाते ये कहते थे आज तो हम मरेंगे, और घर जाते हम कहते थे आज हम बच गए। फिर अगले दिन जब बारिश होती तो हम कहते थे घर पहुंच जाए बस हम। तो हमेशा हमारे घर में हमें दिमाग में यही रहा, जैसे फूल बाग की तरफ आते थे हम, वहां पे पानी भरा रहता और जाम, हमें लगता था मरेंगे आज हम यहीं पे डूबेंगे। फिर हम एग्जाम सोचते थे अगर हम यहीं पे मर गए, हम गिर गए तो लोग हम पे हंसेंगे कितना की तरह गिर गई। तो हमेशा सोचते 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 हमें छूट जाते, फिर पार हो जाते, अब आ गया हमारा घर। तो हमेशा हमारे दिमाग में रहता था कि अगर इतने पूरे जाम में कोई डूब के मरेगा तो वो हम ही होंगे, बाकी सब चिल्ला रहे लेकिन स्कूटी हमारी ही यहाँ पे जाके गिरेगी। तो वो एक थ्रेट होता है, कुछ भी बुरा होगा वो हमारे साथ होगा। तो हमेशा हम लोग ने ये चीज करी है कि कहीं घूमने जाना तो होता है ना, यहाँ जाएगी वहां जाए, वो ठंड है कि ये है। अब पेरेंट्स कहते हैं हम गोवा जाके क्या करेंगे, हम कहते हैं हम आपके साथ शिमला जाके क्या करेंगे। तो हम लोग को भले ये वर्ड नहीं पता, लेकिन स्वॉट एनालिसिस हमेशा करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, एक डिजायर्ड एंड है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, गोवा है कि शिमला है कि सीए है कि सीएस है कि साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है। तो इसीलिए पहले हम लोग अपने सारे एक्सपीरियंसेस की, पहले हम वहाँ पे गए हैं कि नहीं गए, हमारे फ्रेंड्स हो क्या है, उनके क्या रिव्यूज हैं। तो नो हाउ का मतलब क्या होता है, नॉलेज। लॉ या ये सब बुक्स में नॉलेज वर्ड आपको बहुत कम दिखेगा, या तो वो लोग वर्ड यूज करते हैं इंटेलेक्ट, या फिर वो लोग वर्ड यूज करते हैं नो हाउ। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, आपकी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, मतलब वही है कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, आप क्या काम कर सकते हो, क्या आप प्राइसेस को उतना रख के भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ा के, या फिर आपको पता है कि क्वालिटी क्वांटिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आपको प्राइसेस घटाने पड़ेंगे। तो आप किस चीज में अच्छे हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हैं, मतलब प्लानिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, वो क्या है, प्रोएक्टिव। लेकिन हम लोग ने केवल प्लानिंग करा लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो फायदा ही क्या हुआ। तो हम लोग को स्ट्रेटेजी को ऐसी होनी चाहिए विच इज केपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। हमने कॉमर्स लेने के बाद सोचा कि हम डॉक्टरी कर लेंगे, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो साइंस साइड के हैं, जो बच्चे पढ़ने में उनका मुश्किल से एमबीबीएस एमडी हो रहा है, तो हमारा कैसे हो रहा है, जो हमने 10th में ही बायो छोड़ दी थी। तो हमने प्लानिंग तो हमने बहुत चीजें कर ली, लेकिन ऐसी चीज होनी चाहिए विच इज केपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, कि हम ऐसी चीज सोचे कि अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड के तो हम वही कर सकते हैं जो कॉमर्स हम दूसरी फील्ड कैसे सोच सकते हैं। तो विच इज केपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, और टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर भी करते रहे, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में या जिस सर्कमस्टांसेस में हमने वो प्लान बनाया था वो उस समय के हैं।
लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है, तब जाके बनती है हमारी एक्चुअल स्ट्रैटेजी और तब जाके हम पहुंचते हैं अपने डिजायर्ड एंड तक। क्लियर है सबको ये? द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ कंपनीज करंट स्ट्रैटेजी फ्लोज फ्रॉम प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शन। तो स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि नई स्ट्रैटेजी हो, हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी को ही बस हम लोग रिन्यू करते रहते हैं। अब आप लोग अचानक से सीए में नहीं आए, पहले आप स्कूल गए होगे, 10th तक पढ़े, उसके बाद आपने कॉमर्स ली, उसके बाद आपके सामने ये स्ट्रीम्स आए सीए, सीएस, सीएमए। अब आप जब सीए कर लोगे तो आपके पास अचानक से आप जॉब में नहीं चले जाओगे, सीए करा तभी तो जॉब लगी है या तभी तो प्रैक्टिस लगी है। या कुछ बच्चे होते हैं सीए बनने के बाद भी कुछ और भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो चीजें सीए के बाद ही हो सकती है। तो अचानक से हमने वो चीज हासिल नहीं करी, ये स्टेप बाय स्टेप ही ये सारा काम हुआ और आज हम उस चीज तक पहुंचे हैं। तो स्ट्रैटेजी हमेशा क्या होती है? हमारे प्रीवियस एक्शंस का ही एक रिजल्ट होता है कि अगर हमने कॉमर्स ली ही ना होती, हमने साइंस ली होती, तो यहाँ मेडिकल में होते, यहाँ इंजीनियरिंग में होते, लेकिन सीए में तो नहीं होते। कुछ बच्चे फिर भी साइंस की बात करते हैं, लेकिन फिर भी 80% कॉमर्स वाले ही सीए करते हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड के भी करते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? हम अभी तक जो काम कर रहे थे वो, लेकिन अब हमें लग रहा है वो काफी नहीं है, हमें अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने अब नए इनिशिएटिव्स, अब हम लोग घर पे रहते हैं, थोड़ा टाइम के बाद हमें लग रहा है कि नहीं यार अब वॉलपेपर का फैशन आ गया है, तो अपने घर को रिनोवेट, हम लोग घर नहीं बदल देते, हम लोग उसी को रिनोवेट कराते हैं। अब हम लोग को लग रहा है वॉलपेपर के अलावा ये वाला फैशन आ गया है, अब फर्नीचर की डिजाइन चेंज करना चाहिए क्योंकि हमारा फर्नीचर पुराना लग रहा है। फर्नीचर पुराना नहीं हुआ, फर्नीचर सही है आपका, वो टूटा फूटा नहीं, लेकिन मार्केट में अब नई चीजें आ गई हैं और हमारे सब रिलेटिव के घर में भी नई चीज है, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, इनके घर में पुराना फर्नीचर है। तो हमारे घर की चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जब वो चीज आई थी तो मार्केट में वो चलती थी, लेकिन आज के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वो चीज हम पे फिट नहीं बैठ रही है, इसलिए हमें वो चेंज करना है। तो फर्नीचर पहले भी था, लेकिन अब हमें बस अपने आप को अपग्रेड करना है। तो स्ट्रैटेजीज भी क्यों बनती है? अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ही हम लोग स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं। पहले आप साइकिल चलाने सीखते हो, फिर अपग्रेड करने के लिए आप स्कूटी या बाइक चलाने सीखते हो, फिर थोड़ा अपग्रेड करने के लिए आप कार चलाने सीखते हो। तो हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो स्ट्रैटेजी और कुछ भी नहीं है, अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए, ये जो नया नया हमारा थॉट प्रोसेस है, अपनी कंपनी की पोजीशन को बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, ये जो नई चीजें हैं वही हमारी स्ट्रैटेजी है। दिस पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्ले गेम इज डेलिबरेटिव एंड प्रोएक्टिव। तो स्ट्रैटेजी डेलिबरेट एक्शन है। डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? जानबूझ के, विलफुल। स्ट्रैटेजी अपने आप नहीं बन जाती, 12th के बाद अपने आप यहाँ पे आकर नहीं बैठ गए, आपने सोचा होगा। विल का मतलब क्या होता है? हमारी इच्छा थी कि हम सीए करें। तो स्ट्रैटेजी इज अ डेलिबरेट प्रोसेस, जानबूझ के हमने ये सोचा कि नहीं 60% से हम सेटिस्फाइड नहीं, हमें तो 75% चाहिए, तभी तो हम ज्यादा पढ़ रहे हैं। हम बेवकूफ थोड़ी है कि 60% पा के अगर हम खुश हैं तो हम क्यों 5 घंटे की पढ़ाई करेंगे। तो ये डेलिबरेट है कि ये अपने आप से नहीं था, ये विलफुल एक्शन है और ये तब जाके हम प्लान करते हैं, एनालाइज करते हैं अपने थिंकिंग प्रोसेस को, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को, लेकिन हम अपना एंड कुछ और, अब हमारी डेस्टिनेशन बढ़ती चली। कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता। जब आपकी जॉब लगेगी 50,000 की, आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होगी, चलो हमारी जॉब लगी, लेकिन 2 महीने के बाद ही आप बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। नहीं, अब हमें लगता है हमको ग्रोथ चाहिए। जब हम इतने पढ़े लिखे हैं तो 50,000 का हमें 80,000 चाहिए, 80,000 की जॉब लगती है तो हम लोग बहुत खुश हैं, भगवान अब कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। 2 महीने बाद हम फिर भगवान को कोसने लगते हैं, उसकी तुमने 1 लाख की लगा दी, 80,000 में बैठे हुए हैं, तो हमको और ग्रोथ चाहिए। तो फिर हम लोग अपनी सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन को हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपीट करते हैं कि उसकी एक, जब तक हमें दूसरा बंदा 70 पे लगता है हम बहुत खुश हैं, लेकिन दूसरे बंदे की जैसे ही 80 आपकी उसकी 90 हो गई, हमारा कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है। तो स्ट्रैटेजी जो है, कंपनी अपने आप को क्यों इंप्रूव करेंगी? अगर हम ही सबसे ऊपर है तो अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन है, क्योंकि हम लोग एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जिसमें कॉम्पिटिटर्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, हमें डोमिनेंस नहीं मिलती है मार्केट में, तो कॉम्पिटिटर को हम देखते हैं, तभी तो हमें चाहिए ना बायर्स का पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट, क्योंकि बायर्स, कस्टमर कंसीडर टू बी द किंग ऑफ मार्केट। जिसके साथ कस्टमर है उसी की ग्रोथ है, उसी की सेल है। तो कस्टमर की सेल के लिए अपने आप को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। कभी क्वालिटी इंप्रूव करो, कभी क्वांटिटी इंप्रूव करो, कभी प्राइस, कभी डिस्काउंट, कभी फ्री, कभी कुछ ना कुछ करो कि कस्टमर आपकी तरफ आता रहे। तो वो है हमारा ये चीज। कहीं पे आपको 10 रुपए का सामान भी फ्री में मिल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, हम इसी के पास जाएंगे, भी 10 रुपए का ऑफर लगा हुआ है, भले ही उसमें 100 रुपए की चीज बेचने के बाद वो आपको 5-6 रुपए की चीज गिफ्ट में, लेकिन हमें लगता है वो तो इतनी भी नहीं दे रहा, ये कम से कम दे रहा है तो हम इसी से खरीदेंगे। तो कैसे भी करके, लेकिन हमें बायर्स का सपोर्ट चाहिए।
इसी के लिए तो हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि क्यों कस्टमर हमारे पास है, और उसे जब हम भी यही चीज बेच रहे हैं वो भी वही चीज बेच रहा है, दोनों मोमो वाले ठेले लगे हुए हैं, वो 10 के 6 बेच रहे हैं, वो 10 के 7 बेच रहे हैं, तो हम तो 7 वाले के पास जाएंगे ना। दोनों ही गंदी चीज बेच रहे हैं, दोनों मैदा बेच रहे हैं, दोनों ही हमारा शरीर खराब करेंगे, लेकिन ज्यादा खा के खराब करेंगे हम लोग, कम क्यों खाएं, तो हम लोग उसके पास जाएंगे। होता है ना गोलगप्पे वाला, वो 10 के 6 बेच रहा है, वो 10 के 7, तो हम तो 7 वाले के पास जाएंगे, एक गोलगप्पा एक्स्ट्रा खाएंगे, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि पैसा वसूला हमने उस एक ही को। फिर उसके बाद भी लोग कहते हैं ना चटनी वाला में एक्स्ट्रा बना के दो, तो उससे हम लोग को मिलता है सेटिस्फेक्शन, तो वो भी देता है क्योंकि उसको पता है कस्टमर तभी हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारी मार्केट प्लेस इज फुल ऑफ कंपटीशन। बट नॉट एवरी स्ट्रैटेजिक मूव इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड डिलिबरेट। लेकिन कुछ चीजें हम लोग जानबूझ के नहीं करते, कुछ चीजें हमारी अनप्लान्ड भी होती हैं कि हमें नहीं करना तो भी करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। हमने सोचा कि हमारी पोजीशन बिल्कुल ठीक है, हमने आपको ग्रो नहीं कराना चाहते, हमने सीए करा, हमारी जॉब अच्छी लगी, ठीक है, लेकिन उसकी सैलरी हमसे अच्छी क्यों? क्योंकि उसने ये वाला कोर्स भी कर लिया, इसलिए वो फोर्स था हमारे ऊपर कि हमको भी ये चीज अब करनी ही पड़ेगी। छोटे में होता था मम्मी बाप बड़ा कंपेयर करता है, उसका बच्चे है तो तुम तो निकम्मे ही हो, क्योंकि माँ बाप को अपना बच्चा कभी अच्छा लगा ही नहीं कि वो ये भी करता है, फर्स्ट भी आता है, अपनी अम्मी की मदद भी करता है, वो झाड़ू भी लगा देता है। मतलब दूसरों के बच्चे वैसे भी ऑलराउंडर होते हैं, वो सब कुछ कर देते हैं, और हम लोग किसी काम के ही नहीं होते। तो मम्मी पापा होता है ना हमेशा कंपेयर करती हैं कि वो ये, तो वो हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है कि हम मम्मी की मदद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना वो लोग सुना देते हैं हम लोग को कि हमें करना पड़ता है। तो ये वही है कि कुछ तो होता है कि हम जानबूझ के प्लान करते हैं, विलफुल डेलिब्रेट, कि हमें ग्रो करना है। कुछ होता है जहां पे हमें जानबूझ के प्लान नहीं करना, हमसे वो चीज करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और हमें अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड हो जाएंगे, ऑब्सोलीट हो जाएंगे। देखो, तो हमें अगर मार्केट में टिके रहना है तो हमको उनके हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। हेंस अ पोर्शन ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज डेवलप्ड एज अ रीजन रिस्पॉन्स टू अनफोर्सीन डेवलपमेंट। तो मार्केट क्या है, अनफोर्सीन है, कब क्या चीज चेंज हो जाए, कस्टमर की नीड चेंज हो रही है, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो रहे हैं, टैक्सेशन नॉर्म चेंज हो रहे हैं, कब क्या चीज चेंज हो जाए हमें नहीं पता, बस हमें अपनी स्ट्रैटेजी उनके अकॉर्डिंग बदलनी ही पड़ेगी। हमारी कंपनी कैसेट बनाने में बहुत अच्छी है, हम लोग बहुत सस्ते कैसेट बेचते हैं, लेकिन फिर आ गया सीडी का जमाना। आज के समय में हमें कोई 10 रुपए की भी कैसेट देगा, हम नहीं खरीदेंगे, हम कहेंगे भैया हमारे घर टेप रिकॉर्डर ही नहीं है तो हम कैसेट का करेंगे क्या। फिर लैपटॉप्स आए जहाँ पे सीडी डालने का ऑप्शन था, लेकिन उसके बाद सीडी का फैशन चला गया, अब लैपटॉप्स में वो सीडी वाली चीज नहीं है। कोई बंदा हमें फ्री में भी सीडी देगा तो भी हम कहेंगे हम करेंगे क्या, हमको चाहिए ही नहीं है, हम लोग सब कुछ यूट्यूब में आ जाता है, क्यों ही हम ये सारी चीजें करेंगे। तो वो कहते हैं कि हमें अपने आप को चेंज, अब कंपनी सोचे हम तो इतनी सस्ती कैसेट बनाते हैं, हम क्यों ही अपने आप को चेंज करें, उसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैसेट का फैशन चला गया, लोगों के घर में टेप रिकॉर्डर ही नहीं है, लोगों के घर में हम सीडी प्लेयर ही नहीं है, तो क्यों ही, पहले हम लोग डिस्क लगवा देते, अब सबके घर में वाईफाई है मोस्टली, तो टीवी भी सब कुछ वाईफाई से कनेक्टेड है, तो हमको डिस्क या वो सेट टॉप बॉक्स सब चाहिए ही नहीं। तो वो क्या है, हमें अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा मार्केट चेंज के हिसाब से। So there is also a need to adapt strategy as new learnings emerge about which piece of strategy are working well and which aren't। क्योंकि मार्केट में नई नई चीजें आती है तो हमें सोचना पड़ता है कि इस चीज में क्या हम फिट बैठेंगे तो ठीक है, नहीं बैठेंगे तो हमें नए आइडियाज लेके आने पड़ेंगे। नए आइडियाज का मतलब नई स्ट्रैटेजीज हमें लानी पड़ेंगी। क्राफ्टिंग, क्राफ्ट करने का मतलब क्या होता है, डिजाइन करना। डिजाइनिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी दैट इन्वॉल्व्स स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव एंड इंटेंडेड। नई स्ट्रैटेजी बनाने का मतलब ये नहीं कि पुरानी स्ट्रैटेजी बिल्कुल हटा ही दो, आप ये देखो कि पुरानी का कितना हिस्सा फिट बैठ रहा है, वो तो ठीक है, बाकी क्या चीज हमें इसमें चेंज करनी है। तो आपने सीए किया हुआ है, दूसरे बंदे ने सीए के साथ सीएफए का कोर्स भी किया हुआ है, तो आपकी ये चीज तो आपकी एक प्लस पॉइंट है, लेकिन प्लस आपको इसके साथ एक और कोर्स जोड़ना पड़ेगा ताकि आप भी अपग्रेड हो जाओ। तो वही है कि स्टिचिंग टुगेदर मतलब इकट्ठे, पहले अभी तक केवल ये था सोलो, अब इसके साथ आप एक और चीज, एक नया एक्सपीरियंस, एक नई चीज को जोड़ो ताकि आप जो मार्केट में चीजें चेंज हुई है वहां पे आप अपने आप को लेवल अप कर सको। तो स्कूटी तो चलानी हमको आती है, कार चलाना सीखेंगे तो मतलब ये थोड़ी कि स्कूटी चलानी भूल जाएंगे, तो स्कूटी के साथ साथ हम लोग को कार भी चलानी पड़ेगी, तब हम बनेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तब जाएगी हमारी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा लग रहा है पढ़ के? क्योंकि पूरी कहानी लक्ष्यता कल नहीं आए थे, क्यों मालूम नहीं था? अच्छा, हमें मालूम ही नहीं था। बाकी कंपनी लॉ कैसे चल रहा है, टेस्ट वगैरह हो गए आपके? कुछ नहीं हो रहे तो कंपनी लॉ का रख ले फिर टेस्ट।
कुछ बोलो, तुम लोग बीच में कुछ डाल देते हो। क्या बोलना है कॉस्ट का? क्योंकि ये निपटाओ तो कंपनी लॉ के टेस्ट अब सारे हम एक शेड्यूल बना के दे देंगे, हफ्ते में एक टेस्ट का। संडे को हम एक शेड्यूल बना देंगे, 2-2 3-3 चैप्टर्स कंबाइन का, वो शेड्यूल आप लोगों को दे दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन शुरू करो ताकि हम लोग टेस्ट वगैरह सीरीज अपनी स्टार्ट करें कि ऐसा ना हो भूलते ही चले जाओ, ये पढ़ो तो वो भूल जाओ, तो मई में जाके और दिक्कत आ जाए। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कभी भी ऐसा वर्ड आएगा तो हमने कल भी बताया था आपको लिखना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट। हमने जो कल भी बताया था कि आपका आंसर कैसे दूसरे बंदे के आंसर से अलग है वो मैटर करेगा। पूरे क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो रियल लाइफ सिनेरियो पे आएगा। कुछ चीजें हैं जो बुक से भी है, जैसे शॉर्ट एनालिसिस आएगा, ये सारी चीजें तो ऐसे है, लेकिन ये सारी चीजें हैं, इसमें बच्चा अपनी अपनी कहानी लिखता है। तो आपकी स्क्रिप्ट कैसे दूसरे की स्क्रिप्ट से अच्छी है वो आपको देना। तो आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, आपको टेबल्स बनाने हैं, इस तरीके से आपको फीचर्स बताने हैं, जिस भी तरीके से आप बताओ। तो अपने आंसर्स को थोड़ा अच्छा रखना कि उसको समझ में आए कि हाँ इस बच्चे ने कुछ अलग लिखा है यहाँ पे। तो इन हाइपर कॉम्पिटिटिव, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, आज की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। आप एक जगह देखो कि 10 साल से कोई ठेला नहीं होगा, लेकिन एक दिन एक चाट वाला लग गया तो अगले दिन आप देखोगे पूरी लाइन में खाने पीने की दुकानें लग जाएंगी। तो वो क्या है कि मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक दुकान खुलती है तो हमें सिमिलरली बहुत सारी वैसी ही दुकानें वहां पे मिल जाती हैं। तो कंपनीज कैन ऑपरेट सक्सेसफुली बाय क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू टारगेट कस्टमर। तो पहले तो हमें अपने कस्टमर्स को टारगेट करना है कि अगर ये हमारा जो एरिया, यहाँ पे बहुत अगर अमीर लोग रहते हैं तो उनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए होगी। लेकिन अगर मिडिल क्लास पीपल रहते हैं तो उनको लगता है इतनी ज्यादा क्वालिटी हम क्या करेंगे जिसका हम प्राइस ही पे ना कर पाए। तो हमें क्वांटिटी भी ठीक मिले, क्वालिटी भी ठीक मिले, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत कम भी नहीं, लेकिन प्राइस एक ऑप्टिमल होना चाहिए। और बिल्कुल आप देखो जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उनको क्वालिटी क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, वहां पे आपको 5-5 रुपए वाली पेस्ट्री मिल जाएगी क्योंकि उनकी पॉकेट उतना अलाउ करती है। तो पहले तो हमको ये देखना है कि हम जहाँ पे हैं वहां के हमारे टारगेट कस्टमर क्या है। टारगेट कस्टमर मतलब उनका बजट क्या है, उनकी पॉकेट क्या है, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप कस्टमर्स के लिए ही हो और कस्टमर से ही आप हो। आपकी जितनी भी अच्छी दुकान हो जो भी हो, लेकिन जब तक कस्टमर नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। आप सब लोग देखते हो ना, टॉक ऑफ द टाउन गुमटी में है, सबका गंद पूरा फैलाया हुआ है उसने, वहीं पे कुत्ते भी खा रहे हैं, वहां पे हम लोग भी खा रहे हैं, वहीं पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग खा रहे हैं। हम कभी नहीं खाते, हमारा तो घर ही वहां पे है, हमें तो अच्छा भी नहीं लगता और गंदा इतना ज्यादा है कि हम खा भी नहीं सकते क्योंकि हमारा तो एरिया ही वही है। तो हम लोग कभी नहीं खाते क्योंकि वहां पे बगल में कुत्ते भी घूमते रहेंगे, सब कुछ घूमता रहेगा, इतना गंदगी है। लेकिन लोग खाते हैं क्यों? क्योंकि प्राइस कम है। सब गए हैं ना कभी टॉक ऑफ द टाउन कि नहीं गए हैं? बाकी अभी नहीं गए 3 बच्चे। अच्छा, आप लोगों का अगर इस साइड है तो उस साइड जाने नहीं होता, ज्यादा नहीं जाते, गुमटी साइड नहीं जाते ज्यादा? कभी गए नहीं कि जाते हो? कभी कभी जाते हो? चलो, तो हम लोग तो पले बड़े ही वहां पे हैं, रंजीत नगर। तो हमारे घर के पास जो नियरेस्ट मार्केट थी वो है ही गुमटी, पर हम लोग ने कभी नहीं वहां का खाया। बचपन में एक आध बार खाया, फिर जब बड़े हुए तो पता चला कि हम लोग और वो इकट्ठे ही खा रहे हैं तो मत खाओ। वो बस वो प्लेट एक बार पानी में धोएगा, उसी पानी में कुत्ते ही मारे, वहीं पर प्लेट धुल भी गई। तो वहां पे देख के उसके बाद कभी खाया ही नहीं। तो पहले जब मम्मी पापा मना करते थे तो हम लोग लगता पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं, फिर जब देखा तो खुद ही मना कर दिया कि नहीं खाना। तो पहले खाने का बड़ा मन है, अब जैसे से बड़े हो रहे हैं तो लग रहा है कि घर पे खा लो, टेस्ट कम आए, लेकिन घर का खाना फिर भी ठीक है, वहां पे तो बहुत ही ज्यादा गंद है। तो वही वो लोग कह रहे हैं कि हमें अपने कस्टमर्स को टारगेट करना है, लेकिन उनको पता है वहां पे कॉलेज के बच्चे आएंगे, ऐसे ही बच्चे आ रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह हैं, बच्चे हैं और लोग मार्केट करते करते आ रहे हैं, तो वो लोग जो भी बेचेंगे लोग खा ही रहे हैं। एक बार लोगों को टेस्ट लग गया तो टेस्ट लग गया, अब उसमें प्राइस उसके इतने कम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास भीड़ पड़ी हुई है। मंडे को गुमटी बंद होता है, लेकिन मंडे को उसकी दुकान, पूरे कोविड टॉक ऑफ द टाउन खुला था। कोविड में सब कुछ बनता है, लेकिन गुमटी की वो दूसरा पुलिस से सेटिंग कर रखी थी, तो पूरे कोविड वो खुला हुआ था और लोग आ भी रहे थे और लोग पैक करा के ले भी जा रहे थे। तो उसको अपने कस्टमर्स का माइंडसेट पता है। अब बनारसी चाय है, इतनी महंगी चाय है, पर पता नहीं लोग पी ही रहे हैं। अब उतने का पूरा परिवार तुम्हारा चाय पी रहे, लेकिन वो लोग वहां जा जाके चाय पी रहे हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन उसको पता है कि चाय सस्ती नहीं है, शायद 20-25 रुपए जितने की, हमें तो पसंद ही नहीं है। बनारसी में ना, हाँ वो कुल्हड़ वाली, पर सस्ती तो है नहीं, शायद 20-25 रुपए की है, लेकिन फिर भी लोग,
वो अफीम डालता है। वही है, पर हम लोग जाते हैं ना पीने। अब हम लोग का क्या है, हम लोग हर सैटरडे चाय पीने जाते हैं स्टेशन के पास, घंटा घर के पास, और उसके पास इतनी भीड़ होती है कि कार पे खड़े रहो, मतलब वो कुछ नहीं तो 15 मिनट खड़े होने के बाद हम लोग का नंबर आता है कभी भी जाओ। और हम लोग जाते हैं रात को 12-1 बजे हर सैटरडे। अब तो हमारा बेटा इतना एडिक्टेड हो गया, वो चाय पीता नहीं है, उसको पता है आज सैटरडे, अच्छा हम चाय पीने जाएंगे। वो कार में बैठता है, वो सो जाता है, लेकिन वो तब तक उठा रहता है चाय पीने जाना है। वो खुद बोलता है आज मम्मा चाय पीने जाएंगे हम लोग, और वहां पे बस उसको बंद मक्खन खाना होता है, वो जरा सा खाता है पर वो जाएगा जरूर वहां पे। तो हम लोग अपना आराम से पूरा काम वाम निपटा के 12-12:30 बजे जाते हैं वहां पे। 10-15 मिनट हम लोग वेटिंग में खड़े होते हैं एक चाय के लिए। और घर पे हम लोग चाय बिल्कुल पीते ही नहीं है, हमारे घर में चाय अलाउड नहीं है, तो हमारे घर में चाय पत्ती भी नहीं होती, लेकिन वहां पे हम लोग पैसे खर्च करके चाय पीते हैं, वो हर सैटरडे। लेकिन जाते हैं, एक एडिक्शन है हम लोग को कि सैटरडे आएगा तो लगेगा चाय पीने जाओ। वही चाय हम लोग साफ सुथरी घर पे नहीं बनाएंगे, पहले वहां 15 मिनट वेट करेंगे चाय आएगी, उसके बाद कभी कभी बंद मक्खन नहीं लाता, फिर हम लोग कहते बंद मक्खन लाओ। और अभी पिछली बार से ऐसा हो रहा है, बंद मक्खन दे जाता है, तब चाय आती है, तब हमारी चाय खत्म हो जाती है, फिर हम लोग बंद मक्खन बनाते हैं। और पिछली बार मेरे हस्बैंड ने 2 बार चाय मंगवाई, फिर बंद मक्खन आया तो उनकी चाय खत्म हो गई, फिर हम लोग 10 मिनट खड़े रहे, फिर वो चाय लेके आया, तो वो यही करता रहा। और कभी जाओ उसके पास इतनी भीड़ होती है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां आड़ियां इतनी खड़ी रहती है वहां पे, बहुत भीड़ होती है वहां पे। लेकिन एक एडिक्शन है कि लोग जा रहे हैं, उसको भी अपनी ऑडियंस पता है कि लोग आएंगे, तो रेट भी उसी हिसाब से और सब कुछ है, तो वो क्या है, उसको पता है कि वो कैसे कंपटीशन को फेस कर सकता है। और उसके अगल बगल भी देखो, वो भी चाय वाले, लेकिन भीड़ एक ही के पास है, और एक होता है ना भीड़ को देख के भीड़ आती है, तो ये वही चीज है। सो टू मीट द चेंजिंग कंडीशंस इन द इंडस्ट्री, तो मार्केट में कुछ भी चीज को चेंज करने के लिए पहले तो आपका जो फार साइटेडनेस है, आपका जो विजन है, वो आपके माइंड में बहुत होना चाहिए। विजन का मतलब लॉन्ग टर्म। 2 चीजें होती है हमारी, एक होती है विजन और एक होता है हमारा मिशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, ये हमने सोचा। विजन का मतलब होता है सबसे पहले तो हमने एक विजन बनाया, लेकिन उस विजन को इकट्ठे तो हम लोग अकम्प्लिश नहीं करते ना, उसके लिए हम लोग जो शॉर्ट प्लान, अब आपने सोचा है कि हम 6 साल में सीए बन ही जाएंगे, तो आपका पहला मिशन क्या है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन कर लें, फिर हम एक एक ग्रुप करके अपना इंटरमीडिएट कर लें, ट्रेनिंग करना, ये करना, उसके बाद हम अपना फाइनल क्लियर कर लें, तो हम 6-6.5 साल में सीए बन ही जाएंगे। आप इकट्ठे सीए नहीं बन जाओगे, तो सीए बनने के लिए अभी आप केवल इंटरमीडिएट की सोच रहे हो, आप फाइनल की भी नहीं सोच रहे हो, आप ट्रेनिंग की भी नहीं सोच रहे हो। जब आप सीए फाउंडेशन में थे तो आप इंटरमीडिएट की नहीं सोच रहे थे, आप क्या सोच रहे थे, केवल फाउंडेशन की ही सोच रहे थे। हम लोग को जाना है यहाँ से गोवा, हमारी फ्लाइट है दिल्ली से, तो पहले हम क्या सोचेंगे, पहले तो हम दिल्ली पहुंचे टाइम से, वहां पे हम फ्लाइट पकड़े, फिर हम वहां से पकड़े अपनी फ्लाइट कि हम गोवा टाइम से पहुंचे, तब हम अपने होटल में जाके चेक इन करें। तो वो क्या है, विजन हमारा क्या है, सीए करना, वो हमने एक लॉन्ग टर्म सेट करा है, 6-7 साल आगे की बात हमने सेट करी, और उसको अटेन करने के लिए जो हमारी छोटी छोटी प्लानिंग बनती है, जो छोटी छोटी हमारी स्ट्रैटेजीज बनती है, उसको हम लोग कहते हैं मिशन। आप लोगों की बुक्स में हर जगह होता है ना, विजन और मिशन दोनों स्टेटमेंट होती है, तो विजन हमारा एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म गोल है, और मिशन उस लॉन्ग टर्म गोल को ही अटेन करने के लिए हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। तो हमारी कंपनी को दूरदर्शी होना पड़ेगा, फार साइटेड। फार साइटेड के लिए हम लोग मिशन वर्ड यूज नहीं करते, फार साइटेड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विजन। मिशन भी फार साइटेड है, लेकिन वो 1-1.5 साल के प्लान है, और विजन है 6-7 साल का प्लान। तो लॉन्ग टर्म हम लोग प्लानिंग करेंगे, तो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कंपटीशन की मीट करेंगे, और हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए सोचते हैं। कंपनी जब बनती है तो वो कभी भी ये नहीं सोचती कि 1-2 साल में मार्केट से बाहर आ जाएंगे। हम लोग सोचते हैं ना, आपने सबने पढ़ी होगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पढ़ी है सबने। जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, वो लोग प्रॉफिट कमाने के नहीं सोचते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, स्टेबिलिटी, सर्वाइवल, कि हम बस मार्केट में 1-2 साल सर्वाइव कर जाए। जब हम सर्वाइव कर जाएंगे तो धीरे धीरे हम अपने प्राइसेस वगैरह, जब तक कस्टमर आपकी चीज को एक बार टेस्ट नहीं करेगा, अगर मार्केट में वो चीज है 20 रुपए की, आप 25 रुपए की रखोगे नया प्रोडक्ट, कोई बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली चीज पहले ही लोग जानते हैं। लेकिन अगर आपने इसका रेट रखा 18, तो लोग कहेंगे चलो एक बार देखें क्या है, उनको अच्छा लगा, वो बार बार ले रहे, तो आपने 18 से उसको कर दिया 20 रुपए, 20 से आपने कर दिया उसको 22 रुपए। लेकिन इस समय आप सोच रहे हो कि केवल जितना हमने इनपुट लगाया है उतना ही मिल जाए, हमारी जो कॉस्ट है वही कवर हो जाए,
तो हम इस समय क्या सोच रहे हैं, केवल अपने सर्वाइवल की। फिर हम धीरे धीरे जाते हैं ग्रोथ की तरफ, और ये पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, मैच्योरिटी। अब लोग कहते हैं अब क्या, अब वो बोर हो गए हैं आपसे। बनारसी चाय में पहले क्या था, बंद मक्खन और चाय, अब उसमें समोसा और ये सब बड़ा पाव, ये जो भी चीजें हैं, ब्रेड पकौड़ा, सब कुछ रखना शुरू। लेकिन क्योंकि लोग आते हैं वो बोर हो जाते हैं कि कब तक चाय और ये, हमको कुछ और भी ऑप्शंस चाहिए। तो एक टाइम पे जब आप मेच्योरिटी पे आते हो तब चीज आती है कि अब आपको रेनोवेट, आप देखते हो कि रेस्टोरेंट में हम जाते हैं लेकिन अचानक से वो रेस्टोरेंट रेनोवेट हो रहा है, क्यों, चल तो रहा ही है, लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि नहीं यार बहुत टाइम से ये देख देख के हम बोर हो गए, तो वो कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, सीटिंग चेंज कर देते हैं, हुक्का ले आएंगे, कभी कुछ कर देंगे, क्यों, क्योंकि लोगों का मन भरे ना। जैसे ही मार्केट में देखा, अच्छा मार्केट में ये चीज आ गई, हुक्का भी आ गया, हमने भी रख लिया, ये डिश भी आ गई है, हमने ये भी रख ली, ये भी हो गया। तो एक टाइम आता है जब मेच्योरिटी, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, डाउनफॉल होना शुरू। तो इस पॉइंट पे अब हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अगर यहाँ पे चेंज करोगे तभी आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, नहीं तो यहीं से आपकी डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि एक ब्रांड है, एक ही चीज लॉन्च करता है, लेकिन उसके बाद वो एक नई चीज भी लॉन्च करता है, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं बस एक ही चीज। मैकडी जाते हैं हम लोग, बर्गर किंग जाते हैं, एक दो बर्गर, और बाद में उनकी वैरायटी ऑफ बर्गर आते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं मैकडी का मतलब केवल मकालो टिक्की और मैक वेजी, हम बोर हो गए, तो वो और अपनी चीजें लेके आए हैं, अपग्रेड किया। और जब बर्गर किंग खुला तो मैकडी वालों में देखो बिल्कुल रिनोवेट उन्होंने किया, क्योंकि आधे से ज्यादा उनकी भीड़ कहाँ चली गई, बर्गर किंग, क्योंकि वो उससे थोड़ा सस्ता आया और वैरायटी ज्यादा थी। तब मैकडी ने अपनी वैरायटी, उसने प्राइसेस नहीं घटाए लेकिन वैरायटी बढ़ाई, प्राइजेस वही रखे, अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी थी, और अब उन्होंने पूरा अपना एम्बियंस चेंज कर लिया कि कस्टमर को लगा अच्छा नया हुआ, चलो जाके देखते हैं क्या है, तो गए। तो इस पॉइंट पे जब हमें लगता है कि अभी तक ऊपर हम ही राजा थे, मैकडी ही था, बर्गर का मतलब मैकडी, लेकिन अब बर्गर किंग भी आ गया, एक दो चीजें, टैको किंग भी आ गया, चीजें दो तीन और आ गई हैं, अब हमें कंपटीशन मिल रहा है। अब इससे काम नहीं चलेगा, अब हमको अपने आप को स्टेबल रखने के लिए कुछ चीजें और करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर सरवाइव करना है तो कंपटीशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कंपटीशन को मीट करना ही पड़ेगा। कंपटीशन को मीट करने के लिए आपको नई नई स्ट्रैटेजीज बनानी ही पड़ेंगी। तो स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए, कि आप में ऐसा क्या यूनिक है कि कस्टमर आपके पास है और वो भी बर्गर बेच रहे हैं, आप भी बर्गर बेच रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे पास क्यों आए, उसके पास क्यों ना जाए। तो ऐसी चीज, और हमें कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है, पहले हमने क्या देखना है कि हम सारे कॉम्पिटिटर को रिएक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, फिर कहीं पे हम पीछे तो नहीं हट गए। बर्गर किंग वालों का एम्बियंस कुछ नया है, हमारा पुराना, चलो एम्बियंस चेंज कर देते हैं, उनका वैरायटी हमसे ज्यादा, चलो हम वैरायटी चेंज कर देते हैं, उनकी ये चीज भी, हम ये भी चीज लॉन्च कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आप करो। अब मैकडी में आप जाओ तो उनकी सीट में ही वो चीजें हो गई हैं, QR कोड वगैरह हो गया, सब वहीं से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो नई चीज कि अब ये चीज तो बर्गर किंग में ये हम लेके आ गए, तो वो क्या हुआ यहाँ पे, अब बारबेक्यू के अलावा वहां पे, अब बारबेक्यू एक स्वरूपनगर में भी खुल गया, वहां पे रेट सस्ते हैं। अब वो क्या है, वो कंपटीशन ही तो दे रहे हैं। बारबेक्यू जब हम लोग स्वरूपनगर में गए तो वहां की वैरायटी इनसे ज्यादा थी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए तो इन्होंने भी वैरायटी अपनी बढ़ा दी, क्यों, क्योंकि पता है कि एक तो रेट सस्ता, वैरायटी ज्यादा, तो इन्होंने भी वही सारी चीजें देना स्टार्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि कंपटीशन को मीट करना है। क्यों, क्योंकि अगर बंदा बारबेक्यू की सोचेगा तो या तो वो जेड स्क्वायर जाएगा या स्वरूपनगर, तो वो क्यों स्वरूपनगर ना जाए और हमारे पास आए, तो उसके लिए हमें कंपटीशन फेस करना है। तो द ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंक्रीजिंग रेट। तो हमेशा हम चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट, चेंजेस कैन बी एक्सटर्नल, इंटरनल चीजें हमारे कंट्रोल में, उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला अभी तक की जितनी भी कहानी आपने पढ़ी उससे हमें क्या समझ में आया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजेरियल प्रोसेस। यहाँ पे भी हम लोग को मैनेज करना है क्या, अपने विजन को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को, दोबारा से स्ट्रैटेजी बनाओ, कंपटीशन चेंज हो, एक्सटर्नल फैक्टर चेंज हो, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, और चेंज करने से फायदा नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो और उसको मॉनिटर करो। जब तक मॉनिटर नहीं करोगे तब तक डेविएशंस का पता नहीं चलेगा, डेविएशन का पता नहीं चलेगा तो करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाओगे। अब हमें पता ही नहीं है कि बच्चा अच्छा स्कोर कर पा रहा है कि नहीं, पता होगा तभी तो हम बोलेंगे ना कि नहीं अगली बार आंसर ऐसा लिखना। अगर हमें पता ही नहीं है बच्चा आंसर कैसे लिखेगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि बेटा ये गलत है या ये सही है। तो करेक्टिव एक्शन लेने के लिए क्या चाहिए हमें, इवैल्यूएटिंग, मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद ही हम आपको करेक्ट कर पाएंगे। फिर ये साइकिल हमारी चलती चली जाएगी। अब नई स्ट्रैटेजी बनी, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, और स्ट्रैटेजी बनाना एंड मैनेज करना इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अभी आप फाउंडेशन के लेवल की पढ़ाई मैनेज कर रहे थे, अब इसकी कर रहे हो, फिर फाइनल की करोगे, उसके बाद जॉब को मैनेज करोगे। मैनेज आपका पूरी जिंदगी चलता रहेगा, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपकी मम्मी है,
वो सुबह से लेकर रात तक घर को मैनेज करते हैं, वो सुबह अपने घर को साफ करती है, आप स्कूल से आके पूरा गंदा कर देते हो, तो फिर साफ करती हैं, फिर बच्चा गंदा कर देता है वो, लेकिन वो ये नहीं कहते ना गंद तो पड़ना ही है तो साफ करें ही क्यों। हमारे घर में है कि अभी झाड़ू पोछा लगा, अगले सेकंड मेरा बेटा पूरे खिलौने फैला देता है, वो पूरा दिन फैले रहते हैं, पूरी रात फैले रहते हैं, वो काम वाली आती है समेटती है, झाड़ू पोछा लगाती है, फिर फैला देता है। तो हम ये तो नहीं सोच सकते ना कि सफाई कराए ही ना, बच्चा तो फैलाएगा ही, क्योंकि वो फैलाएगा नहीं तो मोबाइल देखेगा, तो वो गंद डालता है तो हम लोग कहते हैं तुम डालो, लेकिन ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो गंद डालेगा फिर सफाई होगी और अगले वो वेट करता है, पोछा लग गया फिर उसके खिलौने वहीं पे तुरंत, लेकिन वो क्या है वो करेगा, लेकिन फिर भी ये काम चलता रहता है, तो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो स्ट्रैटेजी क्या है, पहले आप अपने एक्सटर्नल और इंटरनल, ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं और ये जो थ्रेट्स हैं ये क्या है एक्सटर्नल, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है इंटरनल, तो हमने इन दोनों चीजों को मैनेज करते हुए बनानी है एक स्ट्रैटेजी, और हमने उस स्ट्रैटेजी को बना के रुकना नहीं, हमने उसको करना है इम्प्लीमेंट, फिर अपने आप को इवेल्युएट और देखना है कि डेविएशंस पॉजिटिव है कि डेविएशंस नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप बहुत अच्छे रास्ते में चल रहे हो, आप उसको कैरी कर सकते हो, अगर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, इतनी प्लानिंग करने के बाद, इतना कंट्रोल करने के बाद भी प्रॉब्लम है, तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने ही पड़ेंगे। तो अपने स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया कि आपको ये सारी चीजों को मैनेज करना है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये इंटरनल है कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट क्या है, ये एक्सटर्नल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस हम इसके अकॉर्डिंग अपने आप को सुधार सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इतना ही आज हम लोग रख रहे हैं, बस रोज रीडिंग करते रहना है आप लोगों को, कुछ अच्छी लाइन्स आपको इसमें दिख रही है, कुछ अच्छे कीवर्ड्स दिख रहे हैं, तो भले ही रजिस्टर इसका नाम मेंटेन करो, लेकिन हर चैप्टर के एंड में वो कीवर्ड्स या वो लाइन लिखते चले जाओ, क्योंकि फिर वही बात है कि आपको वहां पे कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर्म सेक्शन तो एनी के अलग से रजिस्टर मेंटेन करो, चैप्टर के एंड में रोज पढ़ते रहो, और जो आपको लगे कि ये नई चीज दिख रही है, ये वर्ड अच्छा है, ये लाइन अच्छी है, ये आप एंड में लिखते चले जाओ, या कंपनी लॉ का जो रजिस्टर मेंटेन किया था उसी में लिखते चले जाओ, कि एक जगह हमारे पास सारी चीजें हों जो हम वहां पे लिख सकें। क्लियर है सबको? चलो इतना ही रख रहे हैं, थैंक यू।